जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश चंद्र मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मालती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्मेरो देवा अवशांगमदेहा भद्रं करेभ्ये सुत्तामदेवा भद्रं पदे पाणिदेवाः इन्द्रं सशुभवाय सदमोरसदे माहिदेवायुनाहिदायु सदमिदो वरदो अन्ति देवा यत्रात्मकग्राज्जारसंगरोरम्ब पुत्रासो यदविदरो भवन्ते मानो मलयारे विशदायुरगन् आदितिरे दौरी अन्तरिक्ष आदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा आदिदेवञ्जगण आदितजातमदिर्जनितम्ब द्यौः शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति शान्तिराता शान्तियो भयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः यतो यदा सवेहसे ततोऽसो अभयम् शांति 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 शांति। बोलिए अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री मिश्रा जी की जय। अब हम जनपद कोटा के ब्राह्मण समाज की तरफ से माननीय मिश्रा जी के सम्मान में हमारे कुछ साथी स्मृति चिन्ह देकर के हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव ब्राह्मण कुल शिरोमणि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्र जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं नाम पढ़ता चल रहा हूं, आप लोग अपना अपना स्मृति चिन्ह देकर माननीय मिश्रा जी का स्वागत करें। श्री दशरथ जी, दशरथ दास जी, महंत श्री दशरथ झा जी से अनुरोध है कि माननीय मिश्रा जी का अंग वस्त्र देकर के उनका सम्मान करने की कृपा करें। माननीय महंत श्री दशरथ दास जी। मैं
जनपद गोंडा के जिला संगठन मंत्री श्री बद्रीनाथ पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा देकर के माननीय मिश्रा जी का सम्मान करने का कष्ट करें। मैं हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे छोटे भाई माननीय विवेक पांडे जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी स्मृति चिन्ह देकर के माननीय मिश्रा जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय आदर्श पांडे जी, हाजी मोहम्मद जकी, राजी कुशवानी जी, रमेश विमल जी, शिव कुमार विश्वकर्मा जी, अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे ब्राह्मण समाज के गौरव और इस महाअभियान में हमारे राष्ट्रीय महासचिव के साथ हनुमान जी की भूमिका में 24 घंटे इस मिशन को कामयाब करने के लिए, इस आंदोलन को सफल करने के लिए रातों दिन लगे हुए हैं। ऐसे हमारे भाई सम्मानित बकुल दुबे जी से आग्रह है कि वो जनपद गोंडा में आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को अपनी बात उनके समक्ष रखें। आदरणीय नकुल दुबे जी। बोलिए भगवान परशुराम की। पूरे मन से, दिल से, आत्मा से एकदम कि अब संहार करने का वक्त आ गया है। 4.5 साल से हम लोगों ने बहुत अत्याचार बर्दाश्त कर लिया। अब बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी है। हम सब लोग एकत्रित होकर के 2022 में इन आतताइयों को उत्तर प्रदेश से उखड़ उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए तैयार होकर के यहाँ पर आए हैं। इसी संदर्भ में संग्राम हुआ है। बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शुक्ला जी हम लोग के बीच में है। उनकी पूरी कमेटी जो कि लगभग 20 लाख अध्यापक हैं, 20 लाख प्रबंधक हैं, मतलब उसी में प्रबंधक भी है, उसमें हमारे शिक्षक भी है, उसमें हमारे अन्य कर्मचारी भी है। उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट है और सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचाने के लिए और 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। तो यहाँ पर हम सबके बीच में मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने विचार आप सबके समक्ष रखें। माननीय शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा। हम सबके गौरव और इस उम्र में जो आपने बीड़ा उठाया है, पूरे उत्तर प्रदेश का जिलेवार भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे हम सबके अगुवा, मार्गदर्शक, विद्वान अधिवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के लिए मैं 2 लाइनें बोलकर अपनी बात आगे रखता हूँ। सराबोर जो कर दे दिल को ऐसा यार नहीं मिलता, सराबोर जो कर दे दिल को ऐसा यार नहीं मिलता, जहाँ टूटे दिल जोड़े जाएं ऐसा बाजार नहीं मिलता। निश्चित रूप से पूरा उत्तर प्रदेश, चाहे किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, सभी दुखित है इस सरकार से। तो निश्चित रूप से सबके आंसू को पोंछने के लिए, सबको टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए
आदरणीय सतीश मिश्रा जी ने बेड़ा उठाया है। आदरणीय बहन जी को 2022 में फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जो उत्तर प्रदेश का वित्तहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा जो निर्दल संगठन के रूप में उत्तर प्रदेश का शिक्षकों प्रबंधकों का एकमात्र संगठन है, इस संगठन ने बहन जी के नेतृत्व में 2022 में संकल्प लिया है कि एक एक अध्यापक हमारा, एक एक शिक्षक हमारा, एक एक प्रबंधक हमारा घर घर जाएगा, गांव गांव जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले जाएगा और ये बताने का काम करेगा कि ये जो शिक्षकों की दुर्दशा हुई है, पिछली से पिछली सरकार ने, जो आदरणीय अखिलेश जी की सरकार थी, उन लोगों ने, आदरणीय उनके मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को घोषणा पत्र में शामिल किया था कि मेरी सरकार आएगी तो शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। मित्रों, आप सबको बता के आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि पूरे 4 वर्ष 1 रुपए नहीं दिया, अंतिम वर्ष में 1000 रुपए दिया, उसमें एक लाइन जोड़ दिया कि आगे से दृष्टांत नहीं माना जाएगा। और जैसे ही भाजपा की सरकार बन रही थी, उन लोगों ने कहा कि ये तो सपा ने भीख दे दिया है, अपमान किया है गुरुओं का, हमारी सरकार बनवाइए, हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। 5 साल भाजपा का जो सत्ता का दुष्चक्र था उसको हम लोगों ने झेला और बीतने को है 1 रुपए नहीं दिया। और जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो लाठियां बरसाई और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये शिक्षक वित्तहीन के जितने हैं पूरे प्रदेश में, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक लगभग 20 लाख शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, ये इसीलिए पैदा हुए हैं, ये धरना प्रदर्शन करने के लिए पैदा हुए हैं और ये हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो मैं आज आगाह करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी को कि शिक्षक जाग उठा है। एक चाणक्य ने जब नंदवंश का सर्वनाश किया तो आज तो उत्तर प्रदेश में कई लाख चाणक्य जाग चुके हैं। निश्चित रूप से आपकी जाने की तैयारी शिक्षकों ने कर दी है। तो आदरणीय सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये 20 लाख शिक्षक अंगड़ाई ले चुका है अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने पेट के लिए। निश्चित रूप से आप सबको आह्वान करता हूँ, आए हुए सम्मानित अधिवक्ता साथियों का, आए हुए सम्मानित प्रबंधक शिक्षक साथियों का, कि आने वाले 2022 में सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में बहन जी के हाथों को हम लोग मजबूत करें। निश्चित रूप से बहन जी जो कहती है वो करती है। आज के पहले उनका इतिहास रहा है और वित्तहीन शिक्षक साथियों के लिए तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आप सब जानते हो, सभी शिक्षा जगत से जुड़े हो, कहीं न कहीं आपके भाई, आपकी बहन, आपके बंधु बांधव पढ़ते पढ़ाते होंगे कि पहले जब यूपी बोर्ड के परीक्षा का सेंटर बनता था तो उसमें हमारा वित्तहीन का प्रधानाध्यापक केंद्र व्यवस्थापक नहीं बनता था, वो अपमानित किया जाता था। आदरणीय बहन जी की सरकार में वित्तहीन का जो प्रधानाचार्य था वो केंद्र व्यवस्थापक का दर्जा प्राप्त किया, मैं सैल्यूट करता हूं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया बहन जी ने कि आज जो शिक्षक एमएलसी के चुनाव होते हैं, आज तमाम लोग शिक्षक एमएलसी बनके तमाम दलों में उनके वोटों में खेल रहे हैं। तो आदरणीय बहन जी ने सरकार के माध्यम से कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वित्तहीन शिक्षक के भी वोट बनने चाहिए। मैं उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आह्वान करता हूं आप सबको कि निश्चित रूप से हम सब ने बीड़ा उठाया है, आप सब भी हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। निश्चित रूप से 2022 में आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अध्यक्ष महोदय। आप सब लोग तैयार हैं? रेडी? क्या बात। हम आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करने के पूरा आप लोग जन्मत चाहते हैं। ये जो 2021 का मंजर आप लोग देख रहे हैं, ये मंजर ऐसे नहीं बना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2017 में बड़ी आशाओं, बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से बनने दिया होगा। बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे बैठे खड़े हैं। लेकिन जो हमारा ब्रह्म समाज है,
ब्रह्म समाज सिर्फ अपने 3 चीज के लिए जीता है, मान, सम्मान और स्वाभिमान। हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ करने का काम किया गया है। और जब ये खिलवाड़ हुआ, दोस्तों याद करिए 2007 के पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही बचवाने का काम किया था। तब ब्रह्म समाज जागा था, पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अगुवाई की थी और पूरे उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके ब्रह्म समाज के मान सम्मान को उठाने का काम किया था। वही वक्त फिर से आ गया मेरे दोस्तों। हम लोगों ने किसी के मान सम्मान खिलवाड़ कभी करने का काम नहीं किया। आपने छांट करके हर जनपद में अगर कोई हमारा प्रभावी रहा हो समाज का, तो आपने उसके ऊपर कुठाराघात करके या तो उसको उत्तर प्रदेश से बाहर पहुंचाने का काम किया, या उसको जेल की कोठरी पहुंचाने का काम किया, या दांत देकर के ऊपर पहुंचाने का काम किया। हमारा समाज इतना भी नपुंसक नहीं है। हम सब लोग अब बदला लेने के लिए तैयार हो गए हैं। आज गोंडा की धरती पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय यही आह्वान कराने के लिए, संकल्प जाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं कि अगर वास्तव में आप लोग पुनः 2007 जैसा ब्रह्म समाज का सम्मान स्थापित करना चाहते हो, सब लोगों का आह्वान करो, सब लोग इकट्ठे होकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लो। मैं आप और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बहुत देर तक बात चाहता हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया हॉल है ये एसी वाला सब लगा हुआ है, सब लोग बहुत आनंद से खड़े। जो लोग यहाँ पर हैं, 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बातों पर ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद जब हॉल से निकलिएगा तो उन बातों को अपने साथ लेकर के जाइएगा। जो हमारे नौजवान हैं वो उनको दिल पर लेकर के जाएंगे, जो हमारे थिंक टैंक बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने मस्तिष्क में लेकर के जाएंगे, और जो हमारी उम्र वाले जो लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि काम तो उन्हें करवाना है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, काम उनको लेना है। इसलिए वो अपना दिल दिमाग सब खोल करके एकदम शांति मुद्रा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बातों को सुनिएगा, साथ में लेकर के जाइएगा। और गोंडा का कोई भी गली, कोई भी कूचा, कोई भी घर, कोई भी मोहल्ला, कोई गांव बचना नहीं चाहिए जहां पर माननीय महोदय के संदेशों को आप लोग पहुंचाने का काम न करिएगा। यही अपील करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं, कृपया माइक बनाए, हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबका आह्वान करें, नौजवानों का भी आह्वान करें कि सब लोग मिलकर के हम लोग एक ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के भाजपाई अपने आप में भाग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय डॉक्टर ओपी त्रिपाठी जी, पूर्व विधान परिषद मेंबर, सेक्टर संयोजक, देवी पाटन फैजाबाद मंडल, माननीय दिनेश चंद्रा जी, नेता विधान परिषद, मुख्य सेक्टर प्रभारी, देवी पाटन फैजाबाद मंडल एवं विधान परिषद के नेता, माननीय श्री करुणाकर पांडे जी, श्री राजकुमार कुलील जी, पावन कुमार गौतम जी, श्याम जी चक्रवर्ती जी, रामबरन मौर्य जी, श्री विवेक पांडे जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हरीश चंद्र गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी, श्री तिलक राम भारती जी, श्री रजिक उस्मानी जी, बद्री नारायण पांडे जी, अयोध्या नरेश जी तथा यहाँ पर आए हुए हमारे साथ में श्री अरुण द्विवेदी जी और बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित यहाँ पर समर्थक, हमारे आचार्य लोग, सम्मानित आचार्य लोग, आदरणीय, और हमारे मीडिया के साथियों, भाइयों, आपको ये पता है कि आज हम लोग जब आपके बीच में आ रहे हैं तो इसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश का, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। हम लोगों ने 23 जुलाई को कार्यक्रम शुरू किया था आपके पड़ोस से, अयोध्या से, और अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने उसी दिन
ये प्रण किया था कि हम पूरे प्रदेश में जाने का काम करेंगे, हर जिले में जाने का काम करेंगे और हर जिले में जाकर के ये सभा गोष्ठी करके बहुजन समाज पार्टी के बारे में कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने आपके साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो आपके साथ में किस तरह से काम करने का काम किया है। और ठीक उसी के विपरीत समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने किस तरह से पूरे प्रदेश में अपनी सरकार जब भी रही और आज भी जब है भारतीय जनता पार्टी की, तो किस तरह से अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार और हर चीज पूरा परम चरम सीमा पर चल रही है और उनका असली जो चेहरा है वो सामने रखने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनका मुखौटा हटा करके। आपको मालूम है कि जब हम 23 जुलाई को अयोध्या गए थे तो बड़ा शोरगुल मचाया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी के हैं, ये अयोध्या क्यों आए, अयोध्या में इन लोगों को क्या लेना देना। रामलला के दर्शन हमने किए, हमने रामलला के दर्शन करने के बाद सरयू नदी में जाकर के जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया, उसके बाद हम हनुमान जी के हमने दर्शन हनुमानगढ़ किए, उसके बाद हमने जाके अपनी बात रखी। लेकिन इस बीच में इतनी दौर पे इतने शोर मचा दिए इन्होंने कि ये यहां पर क्यों आए, इनसे अयोध्या से क्या मतलब। मुझे ये प्रश्न उनका समझ में नहीं आ रहा था। मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने पूछवाया हमसे, तो हम पहले तो समझ नहीं पाए कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। हम तो कई बार अयोध्या आए, दर्शन भी किए, तो अचानक से अब की बार आए तो इस तरह का प्रश्न क्यों, ये सोचने पे हमको मजबूर होना पड़ा। और इसलिए भी अचंभा लग रहा था कि कोई भी जाके दर्शन कर सकता है और हमको आप क्यों रोक रहे हैं। हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हुए व्यक्ति, हम लोगों के तो संस्कार बचपन से ही डाल दिए जाते हैं कि आपको राम स्तुति करनी है, आपको हनुमान स्तुति करनी है, आपको शिव की करनी है, आपको भगवान श्री कृष्ण की करनी है, विष्णु की, सभी का, माँ दुर्गा की करनी है, और ये सब सिखा दिया जाता है। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि घर से निकलने के पहले इन सब की स्तुति करके तो घर से निकलो बाहर। जब हम लोगों का जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार होता है, तब तक तो आते आते इतने संस्कार हो जाते हैं कि हम लोगों को गायत्री मंत्र फिर जरूर उपनयन संस्कार के समय दिया जाता है, उसके पहले गायत्री मंत्र नहीं दिया जाता। लेकिन तो फिर हमको रोकने का क्या मतलब था। जब वहां गए तब उसका जवाब तब मिला, क्योंकि हम राम जन्मभूमि के, हमने जाकर के वहां दर्शन किए। हम तो ये सोच रहे थे कि यहां पर तो मंदिर बन गया होगा। इन्होंने इतना रुपया इकट्ठा किया है पूरे 93 से लेकर के, सन 93 से लेकर के और अभी तक कितना रुपया इकट्ठा किया इसका कोई हिसाब ही नहीं है। लाखों हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए कि राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है। यहीं से नहीं, देश विदेश से भी रुपया इकट्ठा किया। उसके बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, जिस निर्णय से ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी सहयोगी पार्टियां बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए खुश नहीं थी, इनके चेहरे उतरे हुए थे। आप लोगों ने भी देखा होगा उस समय टेलीविजन में जब निर्णय आया था। इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि इनको लगा कि इनकी राजनीति खत्म। ये तो राम को, भगवान राम को खाली एक वोट की स्थिति मानते हैं, एक राजनीति के लिए मानते हैं, और तो कुछ उनको मानते नहीं। राम का नाम तो सिर्फ ये भगवान के रूप में नहीं लेते हैं, ये लेते हैं तो सिर्फ वोट के नाम पे लेते हैं। और यही इनकी सोच रही है और इसी के नाम, इसी से रुपया कमाने का काम किया है। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर से झोला लेकर के पूरे प्रदेश और देश में भेज दिया लोगों को, अपने लोगों को, और कहा कि जाओ राम का मंदिर बनाना है, ये कहते हुए वहां पर रुपया इकट्ठा करो, फिर से रुपया लेकर के आओ। और थोड़ा बहुत रुपया नहीं, फिर से 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम पे। हर साल बजट में, अभी भी बजट पास हुआ थोड़े दिन पहले, फिर से सप्लीमेंट्री बजट हुआ, फिर से उसमें अयोध्या के नाम पे हजारों करोड़ रुपया निकाला इन्होंने, हजारों करोड़ रुपया। लेकिन अयोध्या में करा क्या इन्होंने, अयोध्या में तो कुछ करना। हम जब गए तो हम तो पूरे अयोध्या में घूमे। अयोध्या को तो हमने सोचा था इतने हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में लग गए, अब तो ये सोने की नगरी बन गया होगा, वरना ये रुपया कहां जाएगा। लेकिन वहां तो कुछ देखने को मिला नहीं। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या के हालात, अयोध्या की जो भी आपके तो पड़ोस में आप लोग तो आते जाते रहते हैं, देख ही रहे होंगे, जो खराब से खराब जिला हो उत्तर प्रदेश का, और अयोध्या को देख लीजिए तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको।
एक ही तरह का है। क्या विकास किया, कहां रुपया लगाया, कहां ले गए रुपया, ये इसका जवाब नहीं देते हैं और इसीलिए नहीं चाहते थे कि हम लोग वहां पर जाएं। दूसरा सवाल इनसे जो हमने किया उसका जवाब भी आज तक नहीं दे रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश हम घुमाए, हमने हर जगह ये सवाल किया इनसे कि जवाब अब तो शायद दे दें, पर जवाब नहीं दे रहे कि आपने जो पहले लाखों करोड़ रुपया खर्चा किया था वो कहां गया, जो आपने अभी मंदिर के नाम पे रुपया बनाया लिया वो कहां गया। मंदिर तो कहीं नहीं है, मंदिर तो कहीं बनना शुरू भी नहीं हुआ। हम तो सोच रहे थे कि पिछले वर्ष आपने तो बड़े शान शौकत के साथ में लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लगा करके और आपने कहा कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं। फिर वो मंदिर कहां गया, मंदिर की तो नींव भी नहीं बनी, मंदिर की तो शुरुआत भी नहीं हुई, पहला गड्ढा भी नहीं खोला गया कि नींव बनाना शुरू करें, मंदिर कहां से बन जाएगा। आपने पिछले वर्ष कहा था कि हम भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन उसका खुलासा तो जब अयोध्या गए तब हुआ कि भूमि पूजन तो हुआ नहीं था, ना नींव पूजन हुआ था। वहां तो 5 ईंटों को रख करके और उसका पूजन करके बात खत्म हो गई। और वो 5 ईंट कहां गए ये भी पता नहीं। उसको ले जाकर के आपने सरयू नदी में डाल दिया या आपने कहीं तिजोरी में बंद कर लिया है, ये किसी को पता नहीं। आपने 5 ईंट पूजन करके एक 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और दिखा दिया लोगों को कि हम तो मंदिर बना रहे हैं, अगले वर्ष आइएगा मंदिर के दर्शन कर लीजिएगा। अब तो 1 वर्ष बाद गया, इसीलिए सोचा कि अब दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वहां तो मंदिर दर्शन तो तब हो जब मंदिर बनना शुरू हो, जब पहली ईंट पहला नींव डालने का काम करें। इसीलिए ये रोक रहे थे और हिसाब नहीं देते हैं। हिसाब इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो रुपया कहां गया, वो रुपया तो इनके पास है, ये अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस रुपए को, अपने लिए उसका अपने पार्टी और सहयोगी जो इनके दल हैं, जो भी इनकी संस्थाएं हैं, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जब चुनाव आएगा 2021 का तो उसी रुपए को लेकर के और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना 500 हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में उतार देंगे। हर विधानसभा में एक नहीं 100 गाड़ियां उतार देते हैं जिसमें बड़े बड़े वैन होते हैं, एलईडी लगा होता है। तो ये लाखों करोड़ रुपया कहां से आता है। तो ये रुपया इन्होंने इस तरह से इकट्ठा किया, लोगों को धोखा दे करके वोट लेने का काम किया। ब्राह्मण लोगों को खास तौर से उनसे आस्था से जुड़े होते हैं, चूंकि उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे वोट दे दो हमको, धर्म के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा धर्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से जो जो वादे किए थे हर वादे झूठे निकले, जो जो प्रलोभन दिए थे, जिस जिस नाम से वोट मांगा था सब में झूठे निकले। चाहे वो इन्होंने कहा हो कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, कहां गई नौकरियां। नौकरियां देना तो दूर रहा, लोगों की आपने करोड़ों की संख्या में नौकरियां लेने का काम कर दिया। और नौकरी दे भी कैसे, जहां जहां नौकरियां सरकारी मिलती थी आपने पहले तो जो रिटायर होते हैं उनके नाम पर रोक लगा दी, कोई नई नौकरी नहीं दी जाएगी, आदेश जारी कर दिया। और दूसरा काम क्या किया कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे पूरे देश के, जो आपकी धरोहर थे, जो कि आपने बनाने का काम किया था, अपने टैक्स के पैसे से बनाने का काम किया था, इन्होंने धीरे धीरे उन सबको निजी हाथों में बेचने का काम कर दिया। चाहे वो ऑयल इंडिया कंपनी हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो हवाई जहाज बनाने वाली एचएएल कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, इन्होंने एक एक करके रेलवे और बिजली घर सब उन उद्योगपतियों के हाथ में बेच करके और कहा कि अब तुम इस देश को चलाने का काम करो। उसके बाद आपने देखा लोगों से कहा था 15 लाख रुपए देंगे, हर एक के खाते में 15 लाख आ जाएंगे, 15 नए पैसे किसी के खाते में नहीं आए। महिलाओं से कहा कि हम तुमको गैस देंगे, मुफ्त गैस देंगे, चूल्हा छुड़वा देंगे, हमारे साथ आ जाओ, हम सुरक्षा देंगे, हमारे साथ आ जाओ। क्या हो रहा है, 200 एक बार सिलेंडर दे दिया, उसके बाद तो जो सिलेंडर 200 रुपए का था वो बढ़ करके 900-1000 रुपए का पहुंचाने का काम कर दिया। सुरक्षा देने की बात कही थी महिलाओं को, महिलाओं से कहा हमारे साथ आ जाओ, हम तो सुरक्षा देंगे महिलाओं को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, महिलाओं के साथ में जो है आज हर 2 घंटे में एक महिला के साथ दुराचार और बलात्कार होता है। आज उत्तर प्रदेश इस तरह की सरकार चल रही है और इसको कहते थे सुरक्षा देंगे। याद करिए बहन मायावती जी की सरकार, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, रात के 12 बजे 2 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ जाती थी, सोचती नहीं थी, घर से निकल जाती थी, क्योंकि उसको कोई डर नहीं लगता था। वो जानती थी कि किसी की हिम्मत नहीं हमारी तरफ गलत निगाह भी उठा के देख ले।
क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं, ये उसको मालूम। लेकिन इनकी सोच क्या है कि किसानों से कहा कि हम तुम्हें 2 गुनी आमदनी कर देंगे, 2 गुनी आमदनी कर देंगे। किसान बड़ा खुश हो गया, उसने सोचा कि हम इनको वोट दे देते हैं, ये तो हमारी 2 गुनी आमदनी करने वाले हैं। 2 गुनी तो नहीं करी, उसको धीरे धीरे शून्य पर पहुंचाने का काम कर दिया। और इतना ही नहीं, फिर उन्हीं उद्योगपतियों के जिनके हाथ में पूरा भारत बेच दिया उन्होंने कहा कि सब तो मिल गया, हमको अभी जमीन नहीं मिली, हमको जमीन भी चाहिए। तो जमीन कहां से दें? तो इन्होंने किसानों के लिए 3 कानून बना दिए। 3 काले कानून बनाने का काम किया इन्होंने। ऐसे कानून बनाए जिसमें किसान को मजबूरन अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़ेगी। और किसको देनी पड़ेगी? इन उद्योगपतियों को देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या होगा? कहते हैं उपज का आपको पैसा मिलेगा। कैसा पैसा मिलेगा? कोई उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना पैसा तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, वो नहीं लिखा कानून में, लेकिन पैसा मिलेगा। पहले साल देंगे, दूसरे साल देंगे, तीसरे साल क्या कहेंगे? कहेंगे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, खाद अच्छी नहीं थी, कीड़े पड़ गए, कोई ना कोई बहाना लेकर के आपको फसल का पैसा बंद किसानों का। और उसके बाद क्या होगा? किसान तो जमीन तो हाथ से चली गई, जमीन तो पट्टे में चली गई, जमीन वापस नहीं आने वाली है, लेकिन फसल का पैसा भी नहीं आने वाला है। किसान आज जो है 1.5 साल से आंदोलन कर रहा है, ऐसे ही नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी उसके साथ मिलकर के पूरे आंदोलन में उसके साथ में जुड़ी हुई है। पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोग उनके साथ में थे, पार्लियामेंट के बाहर भी 500 से ज्यादा किसान लोगों मर गए इस आंदोलन में। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के अखबार आपने पढ़े होंगे, कल के भी पढ़े होंगे, किस तरीके से वहां पर हरियाणा में किसान जो आंदोलित था उसके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। और लाठियां चलानी ऐसे नहीं चलाई कि लाठी हाथ में मारे, पैर में मारे। उन्होंने सीधे सीधे हुक्म दिया, जो कि आवाज अधिकारी की ऑडियो वीडियो में भी आ गई है और सब लोगों ने सुना, जो अखबारों में भी आ गया है। उसने कहा जहां से जितने किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका बगैर सर फोड़े हुए इनको वापस नहीं जाने देना। और एक किसान की मृत्यु भी हो गई इसमें। और इस तरह का जो है आदेश निर्देश कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ऐसी सरकार जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाठियों इन्होंने बरसाई किसानों के ऊपर, किस तरह से चोटें पहुंचाई, किस तरह से आसपास जहां जहां भी इनकी सरकार है उसी तरीके से हमलावर वहां पर हो रहे हैं। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वित्त विहीन संघ, जो अध्यापकों का संघ है, उनके अध्यक्ष ने आपके सामने खुलासा किया, धोखा देने का काम खाली औरों को नहीं किया, इन लोगों को भी धोखा देने का काम किया। जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। उनसे भी कहा हमारे साथ में आ जाओ, तुमको तो समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है और तुम हमारे साथ में आ जाओ, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, हम तुम्हें जो है 20 लाख लोग हो तुम लोग, चिंता नहीं करो, हमारे साथ में जुड़ जाओ आकर के और हम तुम्हें सम्मानजनक जो है मानदेय देने का काम करेंगे, तुम्हारी और भी मांगे हम मांगने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? इन लोगों ने जुड़ करके, और जैसे और लोग जुड़े वैसे ये भी, और इन्होंने भी वोट दे दिया। और वोट देने के बाद क्या हुआ कि आपने खुद सुन लिया, लाठियां के अलावा और कुछ नहीं मिला। एक महिला को अपना सर तक मुड़वाना पड़ा विधानसभा के सामने, और सर मुड़ा करके उसने कहा कि हम इनकी अंत्योष्टि आज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने बयान सुनी लिया, आपको खुद ही बताया उन्होंने कि इन्होंने तो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, ऐसे कुकर्म किए हैं जिसकी वजह से ये अध्यापक बन गए। और जो अध्यापक बनता है वो पिछले जन्म के कुकर्म से अध्यापक बनता है। अध्यापक की ही वजह से आज पूरा देश चल रहा है, उन्हीं के पढ़ाए हुए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अध्यापक अगर ना हो तो हम लोगों में से एक भी सब निरक्षर हो जाएं। और इनका यही सोच है। किस तरह से संस्कृत स्कूलों के ऊपर इन्होंने हमलावर किया। कहते हैं धर्म की बात, जितने संस्कृत विद्यालय थे, 1500 विद्यालय थे संस्कृत के, 600-700 रह गए, एक एक करके सब बंद कर दिए। वहां पर पैसा देना बंद कर दिया। अपने आप अध्यापक नहीं है, अध्यापक को जब नहीं है तो पढ़ने वाला नहीं है। उन्होंने महाविद्यालय जो थे उनको भी आधे कर दिए। और किस सोच से कर रहे हैं? नियत से कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे जब ये बंद कर देंगे संस्कृत, तो यहां से संस्कृति खत्म हो जाएगी इस देश से। और संस्कृति खत्म होगी तो यहाँ पर वेद पढ़ने वाले नहीं होंगे, वेद पाठ कराने वाले नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसा काम कर दो कि यहां से संस्कृति खत्म हो जाए और
यहां से सनातन धर्म ही खत्म हो जाए, इस तरह की इनकी योजना है। लेकिन ब्राह्मण समाज तो इनके इन्हीं सब बहकावों में आ गया, वो तो इसी में आ गया, वरना क्यों इनके साथ में जाता। उसने तो सोचा कि ये बड़े भारी धर्माधिकारी हैं। उनको क्या मालूम था कि धर्माधिकारी तो इनका मुखौटा है, असली चेहरा तो कुछ और है, जो कि सामने अब खुल करके आ रहा है। समाजवादी पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम किया था ब्राह्मण समाज ने उस समय हमारे साथ एकजुट होकर के। और क्यों किया था? क्योंकि 2003 से 7 के बीच में सबने देखा जो सरकार समाजवादी पार्टी की थी और जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के बनाने का काम किया था, वहां कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तीनों ने मिलकर के बनाने का काम किया था। उस सरकार में ब्राह्मणों के साथ में क्या हो रहा था, जिस तरह से दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा था, जिस तरह से दलितों के साथ में आज अत्याचार हो रहा है, वोट डालने जाने वाली महिला के साथ में चीरहरण होता है, जिस तरीके से इस समय हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी दलित समाज और ब्राह्मण समाज के ऊपर ये लोग पूरी तरीके से हमलावर थे। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ था, यहां तक कि समाजवादी पार्टी का वो मंजर भी सबको याद है कि कन्नौज का नीरज मिश्रा, वो तो उसका क्या दोष था, एक नौजवान लड़का था और वो थोड़ा मुखर था, उसने मुखर होकर के विरोध करने का काम किया। तो जितना नाराज हो गए समाजवादी पार्टी के कि उन्होंने वहां से लखनऊ चले गए कन्नौज से, और ये कह करके गए कि इसका कटा हुआ सिर हमको लखनऊ में देखना है। और उसके बाद अखबार में, मैगजीन में आप लोगों ने भी फोटो में तस्वीरें देखी थी कि उसका कटा हुआ धड़, उसका सर कटा हुआ धड़, बाकी धड़ जो था वो उसकी फोटो छपी थी, किस तरह से कुएं में डाल दिया गया था। उसकी मां की जान चली गई थी, वो सब देख करके अपना नहीं सह पाई। लेकिन उस तरह की समाजवादी पार्टी की सरकार जो सोच थी ब्राह्मणों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग बाहर निकले थे। याद करिए 2003 और 2007 के बीच में, उस समय भी पूरे उत्तर प्रदेश में हम गए थे, हर जिले में गए थे, आप यहाँ भी आए थे। और हमने ब्राह्मण समाज के लोगों की जो बैठक ली थी वो इसलिए ली थी क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुद हमसे कहा था आगे कि कुछ करिए। अब आप तो राज्यसभा में आ गए, आप तो महाधिवक्ता थे, अब आपने छोड़ दिया, राज्यसभा में आ गए, तो कुछ सोचिए, समाज के बारे में भी सोचिए। और जब सोचने का काम शुरू किया तो हमने पाया कि हम तो शून्य पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो ब्राह्मण समाज का नाम भी मंच में लेना चाहे, वो स्थिति उस समय थी। और उतना ही नहीं, सिर्फ 6 या 7 लोग रह गए थे विधानसभा में, पूरी विधानसभा में, उसमें से भी 3 लोग बहुजन समाज पार्टी के थे, ब्राह्मण समाज के। तब हम आप लोगों के बीच में आए थे और कुछ बातें हमने कही थी, वो बातें हम फिर दोहराना चाहेंगे। उनमें से कुछ बातें दोहराना चाहेंगे। एक तो हमने एक मुख्य बात कही थी आपसे कि आपको ये एहसास होना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति आपकी क्यों हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप स्वयं हैं, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए हम लोगों को, और जब बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आप थोड़ी बहुत संख्या में उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप 16% हैं, और 16% मतलब होता है 25 करोड़ में कि 3 करोड़ से ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण समाज आपस में बटा हुआ है, आपस में ही भिड़ा रहता है। एक ऊपर जा रहा है तो 3 मिलकर के उसको नीचे घसीटने का काम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हम क्यों साथ में रहें, हमारा व्यक्तिगत काम होना चाहिए, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। जिस दिन आप समाज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, व्यक्तिगत से अलग हो जाएंगे, और जिस दिन आपस का बंटवारा खत्म कर देंगे, आप ये सोचना बंद कर देंगे कि हम तो 20 बिस्वा हैं, तुम 16 बिस्वा हो, ये 12 बिस्वा हैं, कांचगुप्त हैं, सनाट हैं, सरजू पारी हैं, अलग अलग जो बिखरे हुए हैं, उनको जिस दिन खत्म करके अपने आप को अकेले ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप 16 करोड़, आप लोग जो है 16% हो जाएंगे और 3 करोड़ की संख्या में नजर आने लगेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में होंगे कि सब लोग आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, उस समय हमारी बात मानी, एकत्रित हुआ, एक साथ हुआ, और उसने दिखा भी दिया कि हम इकट्ठा हैं। 9 जून 2005 को 48 डिग्री टेम्परेचर था लखनऊ में, और उस समय ब्राह्मण समाज के 5 लाख से ज्यादा लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए थे। वो आखिरी कार्यक्रम था हमारा।
जब हम पूरे प्रदेश में घूम चुके थे। बहन मायावती जी मुख्य अतिथि थी उस दिन हमारी, और उस दिन 11,000 से ज्यादा लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करते हुए बहन मायावती जी का स्वागत किया था। और उसके बाद हमने जब बहन मायावती जी को ब्राह्मण समाज की तरफ से हमने उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी, भेंट की थी, तो उसको ले जाकर के उन्होंने माइक में पहले जो शब्द बोले थे वो यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कह करके अपनी बात की। और उस दिन याद करिए बहन मायावती जी ने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके अपनी पार्टी का जो वर्षों वर्ष पुराना नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने उस नारे को ही बदल दिया था और नया नारा दिया था उसी समय मंच से। उन्होंने कहा था जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और उसके बाद उस हिस्सेदारी को देने का भी काम किया था। ब्राह्मण समाज चूंकि इकट्ठा हो गया था, उन्होंने 1-2 नहीं, जहां 40 लोग पहले लड़े थे चुनाव बहुजन समाज पार्टी से 2002 में, उन्होंने उसकी गिनती बढ़ा करके और 85 पे पहुंचाने का काम किया था और उनको लड़ाने का काम किया था। लेकिन एक बात हमने उस दिन और कही थी, हमने बहन मायावती जी के सामने ये बात कही थी ब्राह्मण समाज के लोगों से। हमने कहा था कि आप, और वो दोहरा रहे हैं आज, हमने कहा था आप लोग इकट्ठा तो हो गए, एकजुट हो गए, लेकिन इस एकजुटता से ये गलतफहमी ना हो जाए कि हम तो 16% हो गए हैं, अब तो हम जग जीत लेंगे या हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे, अब तो हर सीट हम जीत लेंगे। ये भी मालूम रहना चाहिए और ध्यान में रहना चाहिए कि 16% से एक भी सीट नहीं जीती जा सकती। सीट जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर वोट चाहिए। वो वोट कहां से आएगा? इसलिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। और भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा आप दलित समाज के भाई बहन जो हमारे हैं, जो 23% हैं, और जो अकेले नहीं हैं, उनके साथ पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़े हुए हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। आप उन 23% के साथ में अपना भाईचारा जब बनाएंगे तो अकेले 2 ही मिलकर के 40 के ऊपर हो जाएंगे, 40 के करीब हो जाएंगे और हर सीट पर भारी पड़ेंगे। भाईचारा बना, आप लोगों ने हमारी बात मानी और वो आपने करके भी दिखाया। करके इसलिए दिखाया कि आज जहां पर दलित समाज के लोग लड़ रहे थे, वो सीटें जो थी वहां ब्राह्मण समाज का तो कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, ना कोई अपर कास्ट समाज का लड़ रहा था, लेकिन वहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाईचारा का धर्म निभाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने तन मन धन और सब लगा करके उन सीटों पर उनको जिताने का काम किया, और उसी का नतीजा निकला कि जहां पिछली बार सिर्फ 16 सीटों पर जीते थे, इन रिजर्व सीटों पर जब नतीजा 2007 का आया तो वो 16 से बढ़ करके 62 पर पहुंच गए। और इसका नतीजा दूसरी तरफ भी देखने को मिला कि जहां ब्राह्मण समाज के लोग लड़ रहे थे या अन्य समाज के लोग लड़ते हैं, वहां सभी को मालूम है कि दलित समाज के जो हमारे भाई बहन हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। वो बहन मायावती जी के साथ में एक चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े रहते हैं। कोई कुछ भी कर ले वो हिलते डुलते नहीं है, वो हाथी का निशान देखते हैं और वहां जाकर के अपनी मोहर लगाने का काम करते हैं। और इसीलिए ब्राह्मण समाज के जो 3 लोग जीते थे खाली उसके पहले बहुजन समाज पार्टी से, वो बढ़ करके गिनती और वो 45 पर पहुंचने का काम हुआ था और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। बहन मायावती जी ने उस समय अपने हाथ नहीं खींचे, उन्होंने फिर देखा कि जब ब्राह्मण समाज ने अपना योगदान दिया है तो उन्होंने जहां सर्व समाज को देने का काम किया, चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे अन्य समाज के लोग हो, सबको उन्होंने अपनी नीति के तहत, जो उनकी नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके तहत में देने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज को उन्होंने खुल करके देने का काम किया, जितना हमने भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा देने का काम किया। उन्होंने 1-2 नहीं, उन्होंने 15-15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया, महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का काम किया, छोटे मोटे मंत्रालय नहीं। उन्होंने 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया, उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना करके 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एमएलसी बनाने का काम किया, और एमएलसी बना करके उन्होंने विधान परिषद में अध्यक्ष भी जो है ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा लोकसभा में भेजने का काम किया, वहां पर उप नेता ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। तो उन्होंने राज्यसभा में हमको पिछले 17 वर्षों से अपनी पार्टी का नेता बना करके रखा हुआ है ब्राह्मण समाज के नाते। इस समय तो लोकसभा में भी
आज के रोज लोकसभा में भी श्री रितेश पांडे, उन्होंने जो ब्राह्मण समाज से है, अपनी पार्टी का उन्होंने वहां नेता बना के रखा हुआ है। उन्होंने जब सरकार बनी थी तो पहला महाधिवक्ता हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी हो, लॉ सेक्रेटरी हो, और भी जो पदों पे थे, मुख्य पद थे, उसमें ब्राह्मण समाज के अधिकारियों को बैठाने का काम किया। उन्होंने एक दो नहीं 5000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय लखनऊ और पूरी जिला अदालतों में उन्होंने बनाने का काम किया, सरकारी वकील बनाने का काम किया। उनका मानदेय 10 गुना बढ़ा करके एक सम्मानजनक मानदेय पहुंचाने का काम किया। बहन मायावती जी ने जहां हर तरफ विकास का काम करने का काम किया, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम हो, 29,500 डॉक्टर अंबेडकर ग्राम को उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,000 उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया, 5,000 उन्होंने जूनियर हाई स्कूल और 5,000 हाई स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने 1 दर्जन के करीब मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। 7 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, वो अपने आप में पूरे विश्व में अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां विकलांग जनों के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जो लखनऊ में बनाने का काम किया। बिजली की व्यवस्था इतनी जर्जर थी उत्तर प्रदेश में, जहां 6000 मेगावाट खाली बिजली उत्पादन होता था, बहन मायावती जी ने उसको बढ़ा करके और नए कारखाने लगा करके उन्हीं 5 सालों के अंदर 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, उन्होंने हर तरफ चौतरफा उन्होंने विकास करने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई, पेंशन के लिए योजना बनाई, वृद्धा के लिए, वृद्ध के लोगों के लिए योजना बनाई। उन्होंने हर तरफ किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, उन्होंने जो ब्राह्मणों के भी आस्था के स्थान थे उनका भी अलग से ध्यान रखने का काम किया। समाजवादी पार्टी का तो आपको हमने बताया कि क्या उनका रूप रहा। जब जब आती है, जब सरकार में आती है, तो उनके तो पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी और बलात्कार, लूटमार, हर तरह के जितने जुर्म हो सकते हैं, दंगा फसाद, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा फसाद नहीं होता है, एक भी दंगा फसाद कभी नहीं हुआ, क्योंकि दंगे फसाद होते नहीं है, वो तो कराए जाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और बहन मायावती जी कानून द्वारा कानून का राज चलाती है। उन्होंने कानून का राज चलाने के लिए अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी 15 दिन पुरानी सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2007 में, उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था और कानून हाथ में लेते हुए गरीबों की झोपड़ियों में बुलडोजर चला दिया था, अपने कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने घर पे बुला करके और घर में हथकड़ी लगवा करके उनको जेल में भेजने का काम किया था, जहां 5 साल तक उन्होंने उनको जेल में रखने का काम किया था। आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, चारों तरफ दहशत का माहौल है, खास तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के बीच में। तो आपने देख ही लिया किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से हमलावर हो रहे हैं। एक मामले को लेकर के कितने लोगों को मारने का काम किया। रायबरेली में तो तब तो 2017 में इनकी सरकार आई थी, आते ही इन्होंने 5 ब्राह्मणों की हत्या करा दी थी। 5 ब्राह्मण समाज के लोग नौजवान थे, उनके हाथ पांव कटवा करके और उनको आग के हवाले कर दिया था। और उसके बाद वहां के मंत्री कह रहे थे कि हम तो जो है ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी थे, ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, और इसलिए अगर इनको इस तरह से मार दिया गया, इसमें बहुत शौक नहीं होना चाहिए। हम तो उनके जब घर गए, हम उनकी झोपड़ियों में गए, हमने तो सोचा है तो बड़े भारी मकान होंगे, इतने बड़े अपराधी हैं, बड़ा पैसा होगा, धन दौलत होगा, लेकिन वहां तो उनकी झोपड़ी थी, 10 फीट बाय 12 फीट की झोपड़ियों में रहते थे वो, उन झोपड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। तो इन्होंने तो 2017 में आते ही बता दिया था कि हम ब्राह्मण समाज के बारे में क्या हमारी सोच है और किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपने देखा एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही हैं, शूट आउट होते जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं? ब्राह्मण समाज के खाली हो रहे हैं। चाहे गोरखपुर ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, जहां की वरिष्ठ अधिवक्ता लोगों को भी नहीं छोड़ा, गोलियों से मार दिया गया। जहां पर आप झांसी चले जाइए, 5 एक साथ एक परिवार के लोगों को मारने का काम किया गया। मिर्जापुर में बच्चे थे उनके ब्राह्मण समाज के, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको नहीं मार पाए तो बच्चों को उठा ले गए, उनको मारने का काम किया, उनकी आंख निकाल ली। इतना ही नहीं, कानपुर के बहाने बिकरू कांड के नाम पे क्या क्या नहीं किया इन्होंने।
उसके बाद तो जैसे इनको खुली चीज अच्छे नहीं लगते हैं, चाइना से ही मंगाते हैं, विलायत से ही हर चीज अयोध्या आती है और वहां से मंगा करके उसका इस्तेमाल होता है। अब तो राम को भी जो बाहर से ला करके और वहां पर कहते हैं हम इनकी पूजा कर रहे हैं रामलीला के दौरान में, वहां बाहर से लाते हैं, बाहर के ही लोगों को भी दिखाते हैं, यहाँ के लोग नहीं देख सकते हैं, बाहर के लोग आते हैं विदेश के, उनको ही दिखाने का काम करते हैं। ये आस्था का स्थान नहीं बनाते, ये जो है धीरे धीरे उसको पर्यटन स्थल बना देते हैं, जिससे कि हिंदू धर्म में जो आस्था है वो खत्म होकर के और वहां खाली एक पर्यटन स्थल हो जाए, इस तरह की व्यवस्था करते हैं। इन्होंने यही वाराणसी में किया, वाराणसी के सारे घाट हम लोगों ने ठीक किए, 80 घाट एक एक करके सारे घाटों को ठीक करने का काम किया, नए घाट बनाने का काम किया, 125 करोड़ रुपए खर्च करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया, वहां पर सैकड़ों रुपए खर्च करके सीवर लाइन पूरे जिले में बना करके उसमें जोड़ने का काम किया, फ्लाईओवर बनाया, सारे काम बहन मायावती जी की सरकार में हुए। इन्होंने तो सिर्फ वहां जाकर के विध्वंस करने का काम किया। हम तो गए थे वाराणसी दर्शन करने, दर्शन करके काशी विश्वनाथ जी में जब हमने उसके बाद देखा वहां का मंजर, तो वहां तो खाली विध्वंस हुआ है, विध्वंस के अलावा कुछ नहीं हुआ है। वहां पर भी आस्था खत्म करने का काम कर रहे हैं। जहां पर भोले शंकर बैठे, जहां आप लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, उनके इर्द गिर्द में चाहे वो माँ पार्वती जी हो और चाहे वहां पर हनुमान जी हो, गणेश जी हो और जो भगवान जो साथ में उनके साथ में बैठे हुए थे, छोटे छोटे मंदिर उसी साथ में बने हुए थे, उन सबको हटाने का काम किया। इन्होंने मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी हटा दिया और ये सब जो थी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां वहां पर थी, जिनको छुआ भी नहीं जा सकता, मूर्तियां भी हटा दी, मंदिर भी हटा दिया और हटा करके इन्होंने वहां पर इस तरीके से एक खाली पर्यटक स्थल बना रहे हैं। वहां तोड़ करके सैकड़ों की संख्या में जो छोटे छोटे मंदिर आ रहे थे उनको तोड़ दिया, दुकानों को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद वहां पर जो शिवलिंग निकले उनको वहां गंगा नदी में बहाने का काम किया और बाकी जो नहीं बहा पाए उनको वहां लंका थाने में बोरों में भर के बंद कर दिया है। शिवलिंग को बोरों में थाने में बंद कर दिया। ये वो लोग हैं। बहन मायावती जी ने वृंदावन में आप जाके देखिए, जो आस्था का स्थान है हम सब लोगों का, वहां किस तरह से उन्होंने बढ़ाने का काम किया, किस तरह से काम विकास करने का काम किया, 550 करोड़ रुपए खर्च करके। मैंने तो अपनी देखरेख में सारे काम कराए थे, वहां कुछ था ही नहीं, वहां तो सीवर लाइन भी नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी, जैसे कि अयोध्या में नहीं थी। अयोध्या में, पूरे अयोध्या में जो नई पानी की पाइपलाइन पड़ी है वो बहन मायावती जी की सरकार में पड़ी है, सीवर लाइन पाया है उन्हीं की सरकार में पड़ा। इसी तरह से वृंदावन में भी हम लोगों ने किया। वहां पर भी जैसे यहाँ परिक्रमा का स्थल बनाया, वहां पर पूरी परिक्रमा की सड़क वहां से लेके गोवर्धन तक हम लोगों ने उसको बनाने का काम किया, उसको ठीक करने का काम किया। वहां पर एक बिजली घर देने का काम किया क्योंकि बिजली नहीं आती थी। वहां अस्पताल नहीं था तो 100 बेड का एक नया अस्पताल बना करके दिया, नया विधवा आश्रम बना के दिया। बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा बनाने का काम किया। वहां पर समग्र विकास किया। वहां पर मेला एक उसकी बहुत लोगों से लोग कहते थे कि मेला सरकारी मेला घोषित हो जाए गोवर्धन का, उसको घोषित करने का काम किया। वहां से टोल टैक्स और टैक्स हटाने का काम किया। पूरे वृंदावन को हम लोगों ने संवारने का काम किया, लेकिन इन्होंने तो खाली रुपया निकालने का काम किया बजट से और करने का कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि अब की बात उत्तर प्रदेश में ये तय है, जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में आज जा रहे हैं, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग और अन्य समाज के लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उससे ये तय है कि ये सरकार जो है अब की बार यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये सरकार को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने देखा किस तरीके से और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग फिर रुकने वाले नहीं है। जिस तरह से वृंदावन को हमने संवारने का काम किया है, जिस तरह से वृंदावन का संपूर्ण विकास करने का काम किया है, इसी प्रकार से हम लोग जितने भी आस्था के स्थान है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो और चाहे चित्रकूट धाम हो, जहां भगवान श्री राम 11.5 वर्ष रहे थे और इनका कोई भी ध्यान वहां नहीं रहता, वहां की हालत बहुत ही बदतर है। वहां भी हम अभी पिछले हफ्ते दर्शन करके आए थे और तब हमने बुंदेलखंड का दौरा किया था। इन सभी स्थानों को बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आएगी तो इनको हम समग्र विकास करने का हम लोग काम करने का काम करेंगे, जो इन्होंने नहीं किया। आपने देखा किस तरीके से आज पूरे प्रदेश में दलित समाज का उत्पीड़न ये लोग कर रहे हैं। आपने चुनाव के दौरान तो देखा ही देखा किस तरह से चीरहरण तक करने का काम किया। आप हाथरस का किस्सा कैसे भूल सकते हैं? हाथरस में किस तरीके से एक दलित की बेटी, हम लोगों की बेटी
वो उसके साथ में पहले तो दुराचार होता, बलात्कार होता, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका साथ में क्या करते हैं, ये किस तरह का घिनौना काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसमें मुलजिम लोग थे वो इनके अपने थे और अपने चहेते थे, उनको इनको बचाना था। इन्होंने वहां के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि तुम खड़े रहोगे और उसका मृत शरीर भी उसके घर वालों के हवाले नहीं होने दोगे और इसको ले जाके खुद ही जला दो। उसके बाद क्या होता सबने देखा, मीडिया के लोगों को भी भगाया गया, लोगों को भगा दिया गया, पुलिस लगा दी गई, बटालियन की बटालियन लगा दी गई, घर वालों को लेकर के और जंगलों के पीछे बंद कर दिया। और जब उस शरीर उसके लेके जा रहे थे, वो रोते रहे, चीखती रही उसकी माँ, कहते रहे घर वाले कि हमको शक्ल तो दिखा दो, ना अंतिम संस्कार करने दो, शक्ल तो दिखा दो, लेकिन नहीं, आदेश था ऊपर से मुखिया का कि शक्ल भी नहीं दिखानी है। और ले जाकर के रात के 2:30 बजे उसको मिट्टी का तेल डाल करके खेतों में चलाने का काम हुआ। जिन तस्वीरों को आपने सबने देखा, पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा और विदेशों में भी देखा गया। हम लोगों का शर्म खाली अपने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी छुप गया, देख करके किस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया था उनके साथ में। और वहां पर उन लोगों ने भी कहा, अखबारों में आया, टेलीविजन में आया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है इस देश में, इस पूरे दुनिया में जहां इस तरह का व्यवहार एक लड़की के साथ में होता है। लेकिन इन सब चीजों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको इन सब बातों को सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आपका कहां पर सब समाज के लोगों को सोचना है। सब समाज के लोग सोच रहे हैं आजकल, तो ब्राह्मण समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम इनके इस झूठे बहकावे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ में जहां पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार होगी उसका साथ देना चाहिए, बहन मायावती जी का साथ देना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। और ये बातें जो आपसे हम कर रहे हैं, इनको यहाँ पर खाली ले करके नहीं बैठे। जैसा श्री नकुल दुबे जी ने कहा आपसे पहले कि इनको ले जा करके आप अपने साथ सीमित मत रखिएगा, घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, हर एक के से जाके बात करिए, इन बातों को पहुंचाने का काम करिए और अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। हम लोग अपनी निभा रहे हैं, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि आप भी इन बातों को ले जा करके अपने लोगों के बीच में, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जान पहचान के हो, उनको जा करके इनका असली चेहरा दिखाइए। इनका मुखौटा जो है, नकली मुखौटा, उसको उतार के फेंक करके और इनका असली चेहरा उनके सामने रखने का काम करिए। और एक संकल्प लेकर के जाइए कि हम लोग अब यहां से 3 महीने तक रुकेंगे नहीं, 3 से 4 महीने ही सिर्फ बचे हैं। हम इस कार्य को दिन रात लग करके करने का काम करेंगे और हम लोग अब की बार इस प्रदेश में ये संकल्प लीजिए कि इस प्रदेश में अब की बार कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करने के लिए हम 5वीं बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं ये समझूंगा कि आप हमारे साथ में हैं, आपको हमारी बातें समझ में आ गई हैं और आप इन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तब मैं समझूंगा जब आप हमारे साथ में एक बार हाथ दोनों उठा करके इस संकल्प को लेने का जो आपने लिया है उसको बताने का काम करेंगे कि आप हमारे साथ में हैं और आप ये संकल्प ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।